कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरणों का किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम में टकराता है और उससे टकराने के पश्चात जिस माध्यम से वो चल के उससे टकराता है उसी माध्यम में वो पुनः लौट जाता है, और ये क्रिया जो है ये परावर्तन कहलाती है। इस प्रकार की जो घटना है वो परावर्तन कहलाती है। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो परावर्तक सतह से टकराने के बाद प्रकाश की किरण का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। थोड़ा थोड़ी अवशोषित करती है, बाकी ज़्यादा भाग जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा होता है उसी माध्यम में वो लौटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ? प्रकाश की किरणों का किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन का पहला नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब आदि सभी एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर हम परावर्तन के संबंध में थोड़ा सा चित्र के द्वारा देखने का प्रयास करेंगे। ये आपतित किरण है। आपतित किरण किसी माध्यम से चलकर परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण परावर्तक सतह के, ये आपतित किरण है जो यहाँ से चल के आती है, ये आपतित किरण है। और परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है वो है आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर ये अभिलंब खींचा गया है। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये इस परावर्तक सतह पर लंबवत है। और अभिलंब और आपतित किरण ये जब यहाँ से चल कर के और किसी सतह पर पड़ती है किरण तो आपतित किरण है, और टकराने के बाद जब परावर्तित हो जाती है तो ये परावर्तित किरण है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो एक कोण बनेगा ये आपतन कोण है, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के जो बीच कोण बनेगा वो परावर्तन कोण है। तो इस प्रकार से ये परावर्तन के जो नियम के साथ जो ये इसकी परिभाषाएं हैं वो हुई। तो इस प्रकार से हमने प्रकाश का परावर्तन, उसके नियम और उसकी परिभाषाएं देखा। इसके बाद हम देखेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण हम सभी देखते हैं घरों में। जिन दर्पणों द्वारा हम लोग अपना चेहरा देखते हैं वो दर्पण समतल दर्पण है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं होती हैं, और समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की सबसे पहली विशेषता है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी होता है तथा सीधा होता है। जो प्रतिबिंब आभासी होगा वो सीधा बनेगा। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है तथा आकार में वस्तु के साइज के बराबर होता है। जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। और ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है। माने दर्पण के सामने दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है देखने में बिल्कुल वस्तु के आकार का बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, लेकिन इसको हम कभी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, न इसका कोई उपयोग कर सकते, केवल देख सकते हैं। फिर इसके बाद गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं जिनकी परावर्तक पृष्ठ गोलीय होती है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। यानी ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। इन दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का भाग माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो इनका परावर्तक पृष्ठ है
वो किसी गोले के भाग को काटकर बनाए जाते हैं। इसके बाद हम गोली दर्पण के बारे में देखेंगे। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण वह गोली दर्पण है जिसकी परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उठा हुआ हो। माने जिस गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उठा हुआ हो, जैसे इसका बाहर की ओर उठा हुआ है और इसके धंसे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी गई है, तो ये परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। इसके धंसे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी गई, तो इस तरह से उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण वह गोली दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो। इसमें क्या होता है कि इसमें उभरे हुए भाग में पॉलिश कर दी जाती है, तो इसमें जो परावर्तन है वो धंसे हुए भाग से होता है। तो इस प्रकार से ये अवतल दर्पण है। गोली दर्पण के से संबंधित कुछ और परिभाषाएं हैं। दर्पण का ध्रुव, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र दर्पण का ध्रुव कहलाता है। गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसका केंद्र, ये गोली दर्पण वास्तव में इस प्रकार का होता है ऐसा, पर उस सुविधा के लिए उसको ऐसा दिखाया जाता है। गोली दर्पण वास्तव में होता है इस टाइप का, और इसको हम सुविधा के लिए कागज़ में बनाते हैं इस टाइप का। तो ये जो इसका केंद्र है, इस दर्पण का जो ये केंद्र है, ये ध्रुव है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं तथा इसे पी से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, और इसे सी से निरूपित करते हैं। जैसे ये जो एक गोला है, ये इस गोले से ऐसे इधर से काट के ये और इधर से काट के ये दर्पण बनाए गए हैं। तो ये जो दर्पण है इसका ये ऐसा यदि इसका गोला बना दिया जाए तो इस आकार का गोला बन जाएगा। तो इस गोले का जो केंद्र है वो इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। माने इस गोले का केंद्र, जिस गोले से इसको काट करके बनाया गया है, इस गोले का केंद्र इस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। फिर वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है। तो ये गोली दर्पण के गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो इस गोले का भाग है और इस गोले की त्रिज्या है CP। तो चूंकि इस गोले की त्रिज्या CP है इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या CP होगी और इसको R से दर्शाते हैं। फिर मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष ये गोली दर्पण के ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, इन सब को मिलाती हुई एक सीधी काल्पनिक रेखा खींची जाती है और ये सीधी काल्पनिक रेखा इसकी कहलाती है मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस, इनको मिलाते हुए सीधी रेखा खींची गई है, मुख्य अक्ष है। द्वारक, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास, इसलिए मैंने बताया कि गोली दर्पण को हम दर्शाते तो ऐसे हैं लेकिन वास्तव में होता ऐसा है। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, ये जैसे गोली दर्पण है तो इसके परावर्तक पृष्ठ ये पूरा है, तो इसका जो ये व्यास है ये कहलाता है द्वारक। तो इस गोली दर्पण का द्वारक इसके परावर्तक पृष्ठ का व्यास कहलाएगा। फिर इसके बाद हमें देखना है गोली दर्पण का फोकस। गोली दर्पण का फोकस क्या होता है कि गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें,
ऐसे मुख्य अक्ष है और इस मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण चले, ये मुख्य अक्ष हो और इस मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण ऐसे चले और यहाँ से टकरा के और परावर्तित होगी, तो परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर वो गुजरती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। यहाँ पर फोकस दूरी दी हुई है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और चित्र में ये यहाँ पर ये PF से दर्शाई गई है, ये PF इसकी फोकस दूरी है। तथा फोकस क्या है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर में, जैसे मान लीजिए कि ये दर्पण है और ये मुख्य अक्ष के समानांतर ये कोई किरण यहाँ से चले और इससे टकराए और टकराने के बाद ये यहाँ से होकर गुजरेगी, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी वह बिंदु इसका फोकस कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने इसकी परिभाषाएं देखा और अब आगे इसके बारे में और भी अध्ययन करेंगे।